हाँ जी बेटा, टुडे वी डिस्कस बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। टुडे वी डिस्कस बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। इन लास्ट लेक्चर्स बच्चे वी डिस्कस, हमने कौन कौन सा, सबसे पहले जे थॉमसन स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कस किया था, रदरफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कस किया था। टुडे वी डिस्कस बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। टुडे वी डिस्कस बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। अब आपका बच्चे जो नील बोहर ने दिया था, दैट इज इन 1983 में दिया था। 1913 में नील बोहर ने अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया था। नील बोहर ने अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया था। अब इसके मेन पॉस्टुलेट्स क्या थे बच्चे? मेन पॉस्टुलेट्स ऑफ नील बोहर। अब इसने क्या कहा था, और इसका आज भी बच्चे जो हम पढ़ रहे हैं पॉस्टुलेट्स इसके बिल्कुल ठीक है। postulates of Bohr model. Bohr model. Bohr model of atom. So first postulates का कहता था कि atom consist of heavily positively charged nucleus। कहते हैं एटम के बिल्कुल सेंटर में बेटा, दिस इज, वो कहता है कि लाइक दिस, कोई एटम है, एटम के बिल्कुल सेंटर में एक हेवनली पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है। एटम के बिल्कुल सेंटर के अंदर हेवनली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। एन एटम क्या बना हुआ है? एन एटम consist of a small heavy positively charged nucleus। पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल सेंटर में कहते हैं एटम के होता है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। इन दी सेंटर, ये भी वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सेंटर में वो कहता होता है इन दी सेंटर। एंड फिर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, इसने बोला इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इट, उसके आसपास घूमते हैं इन दी सर्कुलर पाथ्स। और उन सर्कुलर पाथ्स को हम क्या कहते हैं? कॉल्ड, इनको हमने नाम दे दिया, आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। सो इन सर्कुलर पाथ्स को इसने नाम दे दिया ऑर्बिट्स बेटा। एन एटम कंसिस्ट ऑफ, कहते हैं एटम के अंदर एक सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज्ड क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। एंड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं? कहते हैं इन दिस सर्कुलर ऑर्बिट, उसके आसपास घूमते होते हैं पाथ में। दिस इज इज फर्स्ट पॉस्टुलेट। सेकंड पॉस्टुलेट में बेटा वो इसमें क्या कहता है? इन द पर्टिकुलर एटम, इन द किसी भी पर्टिकुलर एटम द ऑर्बिट्स आर, इलेक्ट्रॉन्स किस में रिवॉल्व करते हैं? इन द ऑर्बिट्स। इन ऑर्बिट्स को के अंदर कहते हैं फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो हर एक को इन्होंने कुछ प्रेजेंटेशन इसने नाम दे दिए। सो कहते हैं दी ऑर्बिट्स जो होते हैं, दी ऑर्बिट्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ऑर्बिट्स इन विच the electrons revolve are having, they are having, इसको हम क्या लिखेंगे जिसमें घूमते हैं? The orbits in which electrons revolve having fixed radius and एनर्जी फिक्स होती है कहते हैं। एंड इसने फिक्स ऑर्बिट्स को नाम क्या दे दिया? द एनर्जी ऑफ दिस फिक्स्ड स्टेशनरी एटम्स, जो ऑर्बिट्स हैं इनकी जो एनर्जी होती है वो कहते हैं फिक्स्ड होती है।
दीज आर फिक्स, इनको हमने नाम दे दिया, इसने चाहे 1 2 3 4 दे दे, पर इसने नाम क्या दिया बेटा, के एल एम एन सो ऑन लाइक दिस। कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स किस में घूमते हैं, ऑर्बिट्स में घूमते हैं। एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन देयर ऑर्बिट्स, देखो कहते हैं इलेक्ट्रॉन जब अपने अपने ऑर्बिट में घूमते हैं, व्हेन दे आर रिवॉल्विंग इन देयर ऑर्बिट्स, इनका रेडियई, हर ऑर्बिट की और एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। क्या होती है, फिक्स। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जंप करे और अगले दूसरे शेल में जाए, तो उसको एनर्जी या गेन करनी पड़ती है या लूज करनी पड़ती है। कहते हैं हर एक एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। हर एक शेल की एनर्जी क्या होती है, सेम रहती है। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले शेल में जाना चाहता है, सो जितने बेटा आप दूर जाते जाओगे, एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है। सो जितना आपका शेल न्यूक्लियस के पास होता है, उतनी एनर्जी कम होती है। जितना न्यूक्लियस से दूर जाता था, एनर्जी क्या होती रहती है, इंक्रीज करती रहती है। एनर्जी क्या करती है, एनर्जी इंक्रीज करती है। दी एनर्जी, दी एनर्जी कहते हैं जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ दीज, दी एनर्जी of these shells, of of these shells, of these shells increase, increase as we move, as we move outward, जितना दूर जाते जाओगे, outward from the nucleus, from the nucleus, जितना दूर जाओगे from the nucleus, फ्रॉम द न्यूक्लियस, जितना न्यूक्लियस से दूर जाओगे, उतनी एनर्जी क्या होती जाएगी, आपके इंक्रीज करती जाएगी। मान लीजिए ये वाला शेल है बेटा, इधर देखिए, इस शेल की एनर्जी E1 है, इसकी E2 है, तो हमेशा E2 है। सो हमेशा याद रखना E2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन E1। जितने शेल्स आप आगे आगे जाते जाएंगे, एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। दीज आर द पोस्टुलेट्स ऑफ नील बोहर। इसके ये क्या है, बोहर पोस्टुलेट्स है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। तो इसने सबसे पहले बताया कि जो एटम होता है, उसके सेंटर में हेवनली पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने ऑर्बिट में घूमते हैं। एंड ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, उनकी फिक्स रेडियस और फिक्स एनर्जी होती है। इनको इसने शेल्स को कुछ नाम दे दिया, के एल एम लाइक दिस, एंड क्या दे दिया, शेल्स को क्या कर दिया, नेमिंग दे दी। एनर्जी ऑफ दिस मूव आउटवर्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस। सो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से बाहर जाते रहेंगे, लाइक दिस, ये पहला शेल, ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सो मान लीजिए दिस इज E1, इसकी E2 है, इसकी E3 है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, E3 की होगी। किसकी होगी, E3 की होगी। अगर E3 की एनर्जी सबसे ज्यादा है, अब आगे फिर देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखिए, कहता है दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक है जी, ये पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि इसके अंदर आपके प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। ये आपका फर्स्ट शेल हो गया बेटा, दिस इज योर सेकंड शेल। ठीक है जी, इसको हमें नाम दिए हुए हैं, जैसे उसने नाम दिए के एल, लाइक दिस नेम। कहते हैं अगर इलेक्ट्रॉन लोअर से अपर में जंप करना चाहता है, लोअर से अपर में क्या करना चाहता है, जंप करना चाहता है बेटा, तब तक ये इलेक्ट्रॉन इसी शेल में घूम रहा है। अगर ये चाहता है कि मैंने के से जंप करके किस में जाना है, एल में जाना चाहता है, के टू एल में इलेक्ट्रॉन अगर जंप करना चाहता है, जंप फ्रॉम के टू एल करना चाहता है, सो ये के टू अगर ऐसा है, इसकी एनर्जी है E1, दिस इज E2 बेटा। E2 is always greater than E1 when it gain energy from the surrounding। अगर इस इलेक्ट्रॉन को कहीं बाहर से एनर्जी मिलेगी, एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा, then it jumps to the upper। This is called excited energy। excited state में इलेक्ट्रॉन चलते हैं। So इलेक्ट्रॉन absorb एनर्जी करेगा। when it absorb energy, when it absorb energy, अगर एनर्जी absorb कर लेगा, then it jumps to the higher। सिमिलरली बेटा, अगर ये इलेक्ट्रॉन, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द फर्स्ट शेल, दिस इज द सेकंड शेल,
पहले वाले शेल को इसने नाम दिया हुआ, नील बोहर ने KLM लाइक दिस। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स चाहता है, इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है कि मैं इस स्टेट में घूम रहा हूँ, L में, किस में घूम रहा हूँ, L में, और L से जंप करके नीचे आना चाहता है, तो उसको अपनी एनर्जी लूज करनी पड़ेगी। पहले ऐसे नहीं जा सकता, क्योंकि हर एक ऑर्बिट की एक फिक्स एनर्जी होती है। के की फिक्स है, एल की फिक्स है। अगर एल वाला इलेक्ट्रॉन कहता है जी मुझे घूमते घूमते मेरा नीचे कर रहा है कि मैं नीचे चला जाऊं, ऐसे नहीं जा सकता, पहले उसको एनर्जी लूज करनी पड़ेगी। अगर एनर्जी लूज कर देगा तो इसमें आ जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन कहता है कि मुझे जंप करके ऊपर जाना, अपने आप नहीं घूमते घूमते चला जाएगा जी, पहले इसको एनर्जी गेन करनी पड़ेगी। when this electron gain absorb कर लेगा, एनर्जी गेन हो जाएगी, बढ़ जाएगी, then it jump to the upper, ये किसमें घूम जाएगा, ऊपर बनाए। सो नीचे से ऊपर जाने के लिए एनर्जी गेन करनी पड़ती है, ऊपर से नीचे आने के लिए एनर्जी लूज करनी पड़ती है। आप इसको हम ना कहते हैं लेवल्स हैं, और आपको पता है जब ये ऊपर चला जाता है तो इसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि उसने एनर्जी गेन किए थे। एनर्जी उसके ऊपर कहीं से मिलेगी तभी जाएगा। व्हेन एनर्जी फॉल्स, कहीं से बाहर से मान जो एनर्जी फॉल्स ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड इट अब्सॉर्ब्स दैट एनर्जी, ये एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेगा। अब उसकी एनर्जी बढ़ गई, देन इट जंप्स टू द हायर लेवल। अब वो इसमें घूम ही नहीं सकता, उसने एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली, अब उसकी एनर्जी ज्यादा हो गया, इट जंप्स टू द अपर वाले, उसमें अपर वाले शेल में क्या करेगा, पहुंच जाएगा बेटा अपने आप ही। सो हमें यहाँ पे बच्चे ये क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी गेन करता है तो इट जंप्स टू द अपर लेवल। पर एक चीज होती है, इन द एक्साइटेड स्टेट, इन द एक्साइटेड स्टेट एटम इज नॉट स्टेबल, एटम इज नॉट स्टेबल नहीं होते बच्चे। यहाँ पे देखें, एक्साइटेड स्टेट में एटम्स आर नॉट स्टेबल, अगर ये स्टेबल नहीं होते देन दे लूज एनर्जी। फिर क्या करते हैं, ये एनर्जी लूज करते हैं, या कहते हैं एनर्जी एमिट कर देते हैं। व्हेन दे एमिट एनर्जी, अब फिर एनर्जी कम हो जाएगी, देन इट जंप्स टू बैक, ये क्या होता है, वापस आ जाते हैं, देन दे कम बैक बेटा। सो इलेक्ट्रॉन अगर जंप करेगा एनर्जी तो ऊपर चला जाएगा, अगर एनर्जी लूज करेगा तो अपने शेल पे वापस आए। पर हर एक शेल की क्या आती है कि एनर्जी क्या आती है, क्या आती है, कांस्टेंट एनर्जी होते हैं, दे हैव अ कांस्टेंट एनर्जीज होते हैं, हर एक की क्या आती है, कांस्टेंट एनर्जी। इसमें भी बच्चे इसने ना एक फॉर्मूला दिया था, दैट इज 2n स्क्वायर का। इसने बताया जैसे शेल्स होते हैं ना, KLMN सो ऑन लाइक दिस, आपके शेल्स होते हैं लाइक दिस। 2n स्क्वायर का फॉर्मूला ये कहता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, अगर K शेल है तो n की, फर्स्ट शेल है तो n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 होगी, तो 2n स्क्वायर का फॉर्मूला n की वैल्यू 1, तो K शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इससे ज्यादा जा ही नहीं सकते। फर्स्ट वाले शेल में K में कितने, n इज इक्वल टू, सो n इज द नंबर ऑफ शेल्स, n इज नंबर ऑफ शेल। फर्स्ट शेल में n की वैल्यू कितनी होगी, 1, नंबर मैक्सिमम नंबर है, दिस इज द मैक्सिमम, इससे ज्यादा जा ही नहीं सकते, मिनिमम हो सकते हैं, दिस आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द K, इन द K। देन इन सेकंड L बेटा, L शेल में कितने थे, नील बोहर का सारे पॉस्टुलेट है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, अगर n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 into 2, तो दैट इज 8 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, मिनिमम तो जितने मर्जी जाएंगे, दिस इज द मैक्सिमम नंबर, दिस आर द मैक्सिमम। तो K में 2, L में 8, KLM, अब N में थर्ड शेल, N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, तो 2 into 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 to the 18 मैक्सिमम जा सकते हैं। सिमिलरली ऐसे आप काउंट करते देखिए, n में n की वैल्यू कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है, तो आपको n की वैल्यू कितनी होगी, 4 का स्क्वायर 16 into 2, मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, 32 जा सकते हैं। तो मैक्सिमम यहाँ पे ही हमारे शेल्स, जनरली वैलेंसेस यहीं तक यूज हो रहे होते हैं हमारे शेल्स, KLMN सो ऑन लाइक दिस। तो मैक्सिमम इसके अंदर 2, इसके अंदर 8, इसके अंदर 18, दिस इज 32, दिस इज 32। अब हमें ये लग रहा होगा कि हमें शेल्स कैसे बनाने होंगे। अब आपका K में 2,
एल में याद रखना कितने मैक्सिमम जा सकते हैं 8, एम में कितने जा सकते हैं मैक्सिमम 18 मैक्सिमम है, और एन में कितने जा सकते हैं 32, एन में कितने जा सकते हैं 32 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। ठीक है जी, अब देखते हैं बच्चे, अब सबसे पहले एक चीज और सुनिए, बेसिक एक डेफिनेशन हमें याद करनी है, दैट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है किसी भी चीज का, एटॉमिक नंबर क्या होता है, व्हाट इज एटॉमिक नंबर। सो सबसे पहले बेटा 1913 में मोज़ले ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था ये पैरामीटर एटॉमिक नंबर का। किसका किया था, एटॉमिक नंबर का। सो किसने किया था, मोज़ले। मोज़ले ने आपका 1913 में ये सबसे पहली बार एक नया एक पैरामीटर लेके आया था, एटॉमिक पैरामीटर, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ठीक है जी, एटॉमिक नंबर होता क्या, व्हाट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बड़े ध्यान से याद, कुछ भी नहीं, बहुत इजी सा कंसेप्ट। व्हाट इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसके इक्वल होती है बेटा, इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है किसी भी चीज का, कितने उसके अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लेते हैं। और एटॉमिक नंबर को सिंबल जनरली वी यूज Z। Z किसके होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, Z इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसके जैसी मिलती जुलती एक और डेफिनेशन, एटॉमिक मास क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। व्हाट इज एटॉमिक मास, वैसे तो हमने कुछ कुछ स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी कर चुके हैं, फिर भी अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। एंड एटॉमिक मास, इसको हम जनरली वी रिप्रेजेंट विद अ कैपिटल ए, विद अ कैपिटल ए। सो एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, सो मास नंबर पता है क्या होता है, एटॉमिक मास बोलो या मास नंबर बच्चे, मास नंबर। व्हाट इज मास नंबर, ध्यान से देखो, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ number of protons plus number of neutrons, number of protons plus number of neutrons के क्या आता है, इक्वल नंबर ऑफ, यहाँ पे मैं दोबारा लिख देती हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल होता है। तो एटॉमिक मास का सिंबल क्या आता है, ई, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स कर देते हैं तो एटॉमिक मास आ जाता है, या मास नंबर बोलते हैं, सेम क्या बोलते हैं, मास नंबर, क्या बोलते हैं, मास नंबर। और एक चीज और सुनिए, वैसे न्यूट्रल जो एटम होता है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम। क्योंकि एटम इज न्यूट्रल होता है बच्चे, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब अगर हमने किसी एटम को रिप्रेजेंट करना हो, बड़े ध्यान से देखना, किसी एटम को रिप्रेजेंट करना हो तो लाइक दिस, उसका यहाँ पे सिंबल ये एक्स, एक्स क्या सिंबल उसका अभी बताऊंगी, एटम का कोई सिंबल हो गया, एंड यहाँ पे नीचे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है बच्चे। एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे होता है और मास नंबर हमेशा क्या होता है, ऊपर होता है। मास नंबर क्या होता है, ऊपर होता है, लाइक दिस। मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ सोडियम की, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, सिंबल एटॉमिक नंबर, एटॉमिक कितना होता है 23, लाइक दिस वी कैन रिप्रेजेंट। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, इससे अगला बोला, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12 और एटॉमिक मास कितना होता है 24, हम वो ऊपर लेते हैं, नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर होता है किसके इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। एटॉमिक मास किसके का, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटॉन्स प्लस है। वैसे एक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी, आपको सबको पता है एटम अगर न्यूट्रल होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, इट्स सेम होते हैं बच्चे।
एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। एक चीज और लिख दूं मैं यहाँ पे, चलिए जी एक लाइन और ऐड कर देते हैं यहाँ पे। एटॉमिक एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। और प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के क्या होते हैं? इक्वल। एंड एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के। और अगर कभी न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कर दो, ये इधर आके माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने क्या हो जाते हैं? इजी हो जाते हैं। सो दिस इज द एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन आ गई। एटॉमिक मास की बेटे बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इसके कॉपीज में साथ साथ में सारे नोट्स बना लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट नाउ वी स्टार्ट, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो नाउ वी स्टार्ट डूइंग स्ट्रक्चर ऑफ एटम बनाते हैं। अब सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा क्या विचार आपके पास? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का बेटा एटॉमिक नंबर कितना होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं आपको पता है? एटॉमिक नंबर 1 होता है, प्रोटॉन्स भी 1 होंगे एंड इसके अंदर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते हैं? 1 होते हैं। सो अब मैं हाइड्रोजन का सिंबल पहले लिखती हूँ। दिस इज इट्स एटॉमिक नंबर, दिस इज एटॉमिक मास। तो अगर एक आपसे पूछा जाए दिस इज प्रोटॉन्स कितने हैं, बेटा पता होना चाहिए 1। अगर प्रोटॉन्स 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने आएंगे? 1। आपको पता है एटॉमिक जो मास होता है वो कैसे निकाला जाता है? मास नंबर में से अगर आप प्रोटॉन्स माइनस करते हैं न्यूट्रॉन्स, अगर इसके अंदर न्यूट्रॉन्स होते ही नहीं, 1 माइनस 1 कितने आ जाएंगे? 0 आ जाएगा आपका। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आ जाएंगे? 0। वैसे ये सिंबल के तौर पे बता रही हूँ, दिस इज, इसे रिप्रेजेंट करते हैं Z का, याद होगा इसको हम किससे करते थे? A से। इसको हम Z से और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A से। न्यूट्रॉन्स कितने के बाद? अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा, मेन चीज अब हम इसकी स्टार्ट करने लगे। स्ट्रक्चर सबसे पहले न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, कितने प्रोटॉन है? 1 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो है ही नहीं है। और इसका अब अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके शेल्स बनाते हैं। के एल तो आएगा, के में भी सिर्फ 1 आएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है। तो पहले वाले शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन डाल दो जी, फर्स्ट वाले शेल में क्या आ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। देन इज सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ हीलियम। हीलियम के स्ट्रक्चर में बेटा याद रखना, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और एटॉमिक मास 4 होता है। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 2 है, इलेक्ट्रॉन्स भी इसके अंदर 2 है। न्यूट्रॉन्स कैसे निकाले जाते हैं आपको पता है? इसका फॉर्मूला A माइनस Z होता है, लिख लो जी। एटॉमिक मास में से प्रोटॉन्स माइनस करें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, तो न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 2। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेट्स सी। अब इसका स्ट्रक्चर ऑफ एटम बड़ी इजी है। इसके अंदर कितने हैं बेटा? प्रोटॉन्स कितने हैं? 2। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं कितने हैं? 2। और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ किसका हो गया आपका? हीलियम का स्ट्रक्चर एटॉमिक नंबर 2 का। थर्ड लिथियम, इसका बना रहे हैं लिथियम का। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है और एटॉमिक मास कितना आता है? 7 होता है। तो एटॉमिक नंबर 3 है तो प्रोटॉन्स भी कितने होंगे? 3। इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 3। और बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? A माइनस Z, मतलब एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। 7 माइनस 3 कितने होंगे? 4। ये धीरे धीरे लर्न करने हैं नंबर मास सारे। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, चलो जी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें के एल। बेटा के में तो मैंने आपको बताया था मैक्सिमम, इसके पास कितने इलेक्ट्रोटॉन्स हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं 3। के में मैक्सिमम 2 जा सकते हैं तो भर गया। एल में 8 जा सकते हैं पर इसके पास 8 थोड़ा ना, इसके पास इसमें 2 गए, इसमें 1 आएगा। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन गए और न्यूट्रॉन गए। पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बच्चे? देखो 2। पहले वाले में कितने आ रहे हैं? 2। दिस इज के शेल। अब सेकेंड वाला शेल बनाए इसका। हाँ जी, कितने जाएंगे इसके अंदर? एक ही तो है बेचारे के पास। ये दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ लिथियम बन गया। स्ट्रक्चर ऑफ लिथियम सिमिलरली आप सबके बनाते जाएंगे। मैं कुछ अभी और बना के आपको प्रैक्टिस करवाती हूँ।
फोर्थ इज बेरिलियम। बेरिलियम के कितने होते हैं आपके? एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक मास कितना होता है? 9 होता है। एटॉमिक नंबर 4 है तो प्रोटॉन्स कितने हो गए? 4। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 4। ये न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? 9 माइनस 4 कितने आ जाएंगे? बेटा धीरे धीरे फर्स्ट 20 के एटॉमिक नंबर सबको लर्न होने, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मासेस फर्स्ट 20 के लर्न होने चाहिए। अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ। न्यूक्लियस देखो, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं? लिखो 4। न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 5। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे तो आपको पता लग गई होगी, पर ऐसे लिखते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 के, तो 2 गे भर गया, इससे ज्यादा तो ये ले ही नहीं सकता, इसकी कैपेसिटी नहीं। अब इसके पास 4 थे, 2 इसमें गए तो 2 अगले वाले में गए, तो इसके शेल्स में बनाओ बेटा इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट वाले शेल में कितने गए? 2। नेक्स्ट वाले शेल में भी कितने जाएंगे? 2। चलिए जी यहाँ बना देते हैं। बन गया इनके लाइक दिस। फिफ्थ बोरोन, फिफ्थ इज बोरोन। दिस इज एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक मास नंबर कितना है? 11। प्रोटॉन्स कितने होंगे? 5। इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 5। न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे? 11 माइनस 5 दैट इज 6। कितने आ जाएंगे? 6। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के और एल। के में 2 गे भर गया, 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो अगले में कितने जाएंगे? 3 जाएंगे। कितने जाएंगे? चैप्टर का नाम ही स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट में देखो, इसमें ये प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन लिख दिया करो 5, और न्यूट्रॉन कितने हैं? 6। तो पहले वाले शेल में के बनाओ शेल, दिस इज के शेल। के में कितने? ये 2। अब अगले वाले शेल में कितने जाने हैं? 1 2 3 लाइक दिस। सिक्स्थ आपका कार्बन आ गया, C6H12। तो कितने ये एटॉमिक नंबर है? प्रोटॉन्स कितने हैं? 6। इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे? 6। न्यूट्रॉन्स 12 माइनस 6 इट्स आल्सो 6। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एन। बेटा इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहले में तो 2 जा सकते हैं, भर गया। अब इसमें कितने आएंगे? 4। तो 6 माइनस 2 कितना आ जाएंगे? 4। अब इसका स्ट्रक्चर बनाए। ये जी न्यूक्लियस, इसमें डाल देना कितने प्रोटॉन है? पहला शेल और ये दूसरा शेल। पहले वाले शेल में तो 2 ही है जी इलेक्ट्रॉन, फिर कितने? 4 1 2 3 4। यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ जाएंगे। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। किसका स्ट्रक्चर हो गया? कार्बन का हो गया। सो सिमिलरली हमने सबके आने चाहिए। मैं आपको कुछ 2-3 और बना के दिखाते हैं। नेक्स्ट इज कार्बन के बाद आपका नाइट्रोजन आ जाता है 7 पे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना आता है? 7। एटॉमिक मास कितना आता है? 14 होता है बच्चे। अब प्रोटॉन्स, ये जो होते हैं प्रोटॉन्स होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन्स। जितने प्रोटॉन्स उतने उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। एंड आपका बच्चे उसके बाद क्या आ जाएगा? इसके बाद आपके क्या आ जाएंगे? न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स कैसे आता है? एटॉमिक मास नंबर माइनस दिस, तो दिस इज 7। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को के। बेटा इसके पास 2 इसमें गए, भर गया। 7 है टोटल इलेक्ट्रॉन्स। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। तो 2 इसमें गए तो 7 माइनस 2 5 इसमें चले जाएंगे। अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ। जैसे इसमें गए पहले न्यूट्रॉन प्रोटॉन, पहला शेल दूसरा वाला शेल। पहले वाले में तो कितने जा सकते हैं? 2 बस मैक्सिमम। फिर कितने? 5 1 2 3 4। ये जी 5 इसके शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स आ गए। नेक्स्ट है 7th 8th इज ऑक्सीजन बच्चे। 8th इज ऑक्सीजन 8। और इसका कितना आता है? एटॉमिक मास नंबर कितना आता है? 16 होता है। प्रोटॉन्स कितने हैं? आपको सबको क्लियर हो गया होगा। प्रोटॉन कितने हैं बच्चे इसके पास? हाँ जी 8। इलेक्ट्रॉन्स भी 8। ठीक है जी। देन सिमिलरली आपके न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? इसके 16 8। ठीक है जी। सिमिलरली इसका स्ट्रक्चर फर्स्ट सेकेंड। लो जी ये न्यूक्लियस आ गया, इसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन लिख देना। पहले वाले में 2 बेटा, फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखो। टोटल 8 है तो 2, और इसमें कितने जाएंगे? 6। 1 2 3 4
5 6 बन गया जी। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन का हो गया। देन इज 9 9 आपका फ्लोरीन हो गया। एटॉमिक नंबर इज 9, एटॉमिक मास इज 19। अब इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने आ गए 8, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे सॉरी 9 सॉरी 9 9 9, ये दोनों चीजें आपकी कितने होंगी, ये पे 9 और ये पे, और आपके न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे 19 माइनस 9 इट्स 10 आ जाएंगे। ठीक है जी। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के एल जी, टोटल 9 है तो 2 इसमें के, इसकी इसमें कितने आ जाएंगे रिमेनिंग 7। बना दो जी। पहला वाला शेल, दूसरा वाला शेल, ये न्यूक्लियस है। दिस इज द न्यूक्लियस है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो पहले वाले में तो 2 गए, चलो ठीक है। अगले वाले में 7 1 2 3 4 5 6। ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन होता है। हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्स, हमारे चैप्टर का नाम ही। अब बोहर ने तो आके सारा एटम बनाया है। सो अब आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कहाँ तक हमने कर लिए, आपका 9 तक कर लिए। चलिए जी 10 नियॉन। अब फिर मैं बीच में से रैंडम सिखाऊंगी आपको। नियॉन 10th नंबर। नियॉन का क्या होता है 10 और दिस इज 20। ठीक है जी बेटा। अब बच्चे इसके देखो, प्रोटॉन्स कितने हैं 10, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10, और अब इसके पास न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, वो भी 20 माइनस 10 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसका क्या आ जाएगा बेटा, हाँ जी पहले वाले शेल में कितने आएंगे, हाँ जी फर्स्ट वाले शेल में के और एल, पहले वाले शेल में 2। अब इसके पास टोटल 10 है तो इसमें 2 चले गए तो अगले वाले में कितने आ जाएंगे 8 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 8 आ जाएंगे। सो अब इसका स्ट्रक्चर ऑफ एटम बनाए बेटा। देखिए जी, ये न्यूक्लियस पहला वाला शेल और दूसरा वाला शेल। पहला तो ये तो न्यूक्लियस हो गया, पहले वाले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आने थे। अब 8 डालने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी। अब इसके अगला देखते हैं सोडियम। कुछ आपको बीच में होमवर्क भी देंगे। अब सोडियम का 11 23, तो प्रोटॉन्स कितने होंगे इसके पास 11, और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए 11, न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे 23 माइनस 11 12 आ जाएंगे। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़े ध्यान से देखना, के एल एम भी लिखना पड़ेगा। आपको पता है ये 2 के भर गया, ये भी पूरा फिल हो गया, फुली फिल्ड हो गया। 2 8, अभी तो 10 है, अब इसके पास तो 11 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब इसका एक शेल और एम में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। सो देखें, पहला न्यूक्लियस, फिर फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल। ठीक है जी। सो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आ गए, पहले वाले शेल में 2, फिर 8 बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 बना दिए जी, डाल दिए। अब एक रह गया, ये इसको लो जी अगले वाले शेल। इसको चाहे देखने लिखने के लिए चाहे यहाँ पे लिख भी लिया करो, कहीं डाउट है की है एल है एम है, लाइक दिस। ऐसे इसमें चाहे कहीं अच्छा लगता है के है एल है, शेल्स के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, लाइक दिस। चलिए जी, अब मैग्नीशियम 12th होता है मैग्नीशियम का, दिस इज 12 और 24। मैग्नीशियम का क्या आ जाएगा 12 24। अब प्रोटॉन्स कितने हैं 11, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं 12, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने आ जाएंगे 12, और इसके तो न्यूट्रॉन्स भी कितने आ रहे हैं 12। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक की एल एम। ठीक है जी। तो पहले में 2 के भर गया 8 हो गया। अब इसके रिमेनिंग 2, सिमिलरली द शेल्स 1 2 डाल दीजिए, पहले में 2 बेटा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2। तो शेल्स को आगे से नाम भी लिख दिया करो, के एल एम, लाइक दिस। ठीक है जी।
सो आई होप यहाँ तक आपको सारा क्या आ रहा है, समझ आ रहा होगा। ठीक है जी। अब सिमिलरली बेटा आपको एल्यूमिनियम का, मेन के इलेक्ट्रॉनिक के शेल्स आप खुद भी बना सकते हैं। आपको पता है 13 होता है एल्यूमिनियम। मैं इसका लिख रही हूँ, आप लोग इसके खुद ट्राई करेंगे। दिस इज 13, 27, 14 नंबर किसका होता है, दैट इज एल्यूमिनियम के में एटॉमिक नंबर है, सिलिकॉन होता है 14, दैट इज 14, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 20। ये आप लोग बनाएंगे 15 नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर 15 होता है, दैट इज फास्फोरस 15, और इसका एटॉमिक मास नंबर 31। 16 मैं फिर आपके बीच में भी हेल्प अभी और भी करूंगी। सल्फर, सल्फर का 16, और ये कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। क्लोरीन 17, सो क्लोरीन का कितना आ जाएगा 17, और एटॉमिक मास इसका 35। 18 किसका होता है, आप आर्गन, इसके कितने आ जाएंगे 18, और ये कितना आ जाएगा इसका 30, 40, सॉरी इस आर्गन का 40 होता है। आर्गन का एटॉमिक मास कितना होता है 40। चलिए अब आर्गन का बना के दिखाएं आपको। चलिए अब थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। आर्गन का 18 और 40, अगर आर्गन का 18 है तो प्रोटॉन्स कितने होंगे 18, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे 18। सो न्यूट्रॉन्स कैसे निकलते हैं 40 माइनस 18 आएगा, दिस इज माइनस करके आप क्या देंगे, दैट इज 22। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, के एल एम। के में कितने मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन, देखो 2, 8 में कितने गए, एल में 8 गए, भर गया। अब इसमें कितने आ जाएंगे, फिर 8 आ जाएंगे। ठीक है जी। सो इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, ये तो न्यूक्लियस ही आ गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए। पहले वाले शेल में 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, डन जी। अब इसके अंदर 8 आ गया, इसके अंदर भी 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ आर्क, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ आर्क। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नेक्स्ट दो स्ट्रक्चर्स बड़े इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। अब मैं इसको बताने लगे। नेक्स्ट इज 19 बेटा होता है पोटाशियम का। पोटाशियम के लिए के सिंबल होता है, दिस इज एटॉमिक नंबर 19, एटॉमिक मास 39। अब बड़े ध्यान से देखो बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्लियर है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्लियर है आपको, और इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 39, दैट इज 20, ये भी चलो आपको निकाल। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखे थे, अब सी केयरफुली, के एल एम, अब मैंने एन भी डाल दिया, अभी बताऊंगी क्यों। पहले वाले में 2 गए, भर गया, 8 गए, भर गया। अब वैसे तो रजे इसमें 9 आने चाहिए थे, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 18 की होती है। इसकी मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, इसमें मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, इसमें मैक्सिमम 18 आ सकते हैं, तो इसके अंदर 9 डल जाने चाहिए थे। बट ऐसा नहीं करते ये क्या करते हैं, अपनी हाफ फील्ड और फुल फील्ड दोनों क्या होते हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, इसीलिए इसको 9 नहीं करता, इसको हाफ फिल्ड कर लेता है। इसको क्या करता है, ऑक्टेट बना लेता होता है। इसको क्या कर लेता होता है, ऑक्टेट, डुप्लेट और ऑक्टेट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं बहुत, वो सारी की सारी क्या होती हैं, बहुत स्टेबल होती हैं। तो ये क्या करता है, इंस्टेड इसके अंदर 8 डालने से अच्छा ये क्या करता है, 9 डालने से अच्छा इसमें 8 डाल के 1 इसमें डाल देता है। बड़े ध्यान से देखो, ये पता है क्या करता है, 2 इसमें डालता है, 8 8 और 1 इसमें डाल देता है। इसके पास टोटल कितने थे बच्चे, याद करो। हाँ जी, वटन टोटल, टोटल इज 19। तो यहाँ पे ये 9 नहीं करता, ड्यू टू दिस स्टेबल कॉन्फिगरेशन। ऑक्टेट जो होती है वो स्टेबल कॉन्फिगरेशन, इसमें 8 डाल के 1 इधर डाल देता है। सो ड्यू टू दिस स्टेबिलिटी रीजन के कारण इसका स्ट्रक्चर कैसे, न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, दिस इज के, चलिए देखते हैं, दिस इज के शेल, एल शेल, एम शेल, एन।
पहले वाले में तो 2, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर m में भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। फिर n में कितने, सिर्फ एक लिखो। ये इसमें 9 नहीं डालता बेटा, अगर ये इसमें 9 डाल देता है तो 9 के 9 इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, अनस्टेबल हो जाते हैं। अगर मैं इसमें 8 डाल देता है तो ये वाला जो ऑर्बिट है ये वाला क्या होता है, ऑक्टेट बनाता है। ये क्या होता है, ये वाला आपका जो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, दीज आर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस। तो इसमें 8 डाल के 1 इसमें डाल देता है, सो दैट आउटर मोस्ट शेल में से 1 इलेक्ट्रॉन देना या लेना, देना क्या होता है, इजी हो जाता है टू बिकम अ स्टेबल। तो अगर ये किसी को एक इलेक्ट्रॉन ये वाला दे देगा तो इसके अंदर वाले के एल एम सारे क्या होता है, स्टेबल हो जाते हैं। दैट्स वाई ये अपना 2881 होती है पोटेशियम की। सो 20th इज कैल्शियम। सो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना आता है, 20, और एटॉमिक मास कितना होता है, 40 होता है। सो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखो कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको पता है 20, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या आएंगे, सेम, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो 40 एंड 20। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी बड़े ध्यान से देखना, के एल एम, इनको पता है बेटा, जो डुप्लेट और ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 8, ये सारी स्टेबल होती है। सो अब ये भी क्या करता है, पहले इसमें 2 डाल दिए, फिर इसमें 8, अब इसमें 10 नहीं करता, ये कहते हैं इसको 8 बनाओ ऑक्टेट और 2 इसमें डालो। ये किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके सारे शेल स्टेबल हो जाएंगे, 2 8 8, ये भी क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो इसके भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब देखो ध्यान से, शेल स्ट्रक्चर, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। देखें जी अब कैसे आएगा, ये न्यूक्लियस आ गया, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके अंदर सारे भर गए, अब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरा, ये इसका के है, ये एल है, ये एम है, दिस इज एन, दिस इज एन। सो यहाँ तक हमने क्या किया इनके, these are the structure of atoms वाला पार्ट सारा डन कर लिया है। अब फर्स्ट 20 के बेटा याद रखना, फर्स्ट 20 के एटॉमिक नंबर्स, ये आपकी ड्यूटी बनती है। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस बच्चे आपको लर्न होने चाहिए, तभी तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स बनाओगे बेटा। कब तक ये उम्मीद रखोगे कि टीचर आपका एटॉमिक नंबर, तो फर्स्ट 20 आपकी ड्यूटी है बच्चे, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मासेस क्या कर रहा, लर्न कर लो बच्चे, एंड ड्रॉ ऑल दी स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन योर नोटबुक्स। जब तक आप कॉपी पे नहीं लिखोगे बनाओगे तब तक ये चीजें टफ है, अदरवाइज तो ये चैप्टर बहुत इजी है। दिस इज वेरी इजी, दिस इज द फाइनली बोहर्स ने क्या बनाया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो दिस इज द न्यूक्लियस, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन देयर शेल्स। वो कहता है कि हर शेल की एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है। अगर इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन चाहता है कि मैं जंप करके ऊपर चला जाऊं, तो इसको एनर्जी गेन करनी पड़ेगी बाहर से। और ये जब ऊपर पहुंच जाए, दिस इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। अरे ये इलेक्ट्रॉन अब वापस आना चाहता है, नीचे वापस आना चाहता है अपने शेल में, तो इट लूजेस एनर्जी। सो हर शेल की एक एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। अगर आप अपने शेल से ऊपर जाना चाहते हो, जैसे जैसे मान लीजिए दिस इज E1, इसकी एनर्जी E2, इसकी E3, दिस इज E4, तो सबसे ज्यादा कितनी होगी, E4, फिर E3, फिर E2, और सबसे कम किसकी होगी, E1। तो E1 को E4 में जाना तो एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, E4 को E1 में इलेक्ट्रॉन को जंप करना तो एनर्जी लूज करनी पड़ेगी। तो कहता ये गलती किसने कर दी थी, बोहर ने कर दी थी। बोहर ने, रदरफोर्ड ने, सॉरी, रदरफोर्ड ने क्या कह दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स व्हेन रिवॉल्विंग इन देयर शेल्स दे रेडिएट एनर्जी। इसने बोला कि नहीं, they have a fixed energy, so when electrons are revolving in their shells they have a fixed energy. So यहाँ तक अब आपको बच्चे फर्स्ट 20 के स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम और यहाँ तक सारा पार्ट आपका डन। अब एक इसका चैप्टर का एक टॉपिक आएगा, वो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, दैट इज वैलेंसी। सो आई होप यहाँ तक आपको सारा अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच, एंड नोट ऑल दीज पॉइंट्स केयरफुली इन योर नोटबुक्स बच्चे, ठीक है जी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।